नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेगा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। इंतजार करवाने से खफा हुए सीटू कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। कलेक्टर चैम्बर के बाहर मांग पत्र चस्पा कर दी घेराव की चेतावनी। कोरोना के प्रति जन जागरूकता पैदा करेगा एसकेडी यूनिवर्सिटी का चेतना रथ। जिला कलेक्टर ने झंडी दिखाकर किया रवाना। विभिन्न मांगों को लेकर भाजपा 22 जुलाई को कलेक्ट्रेट का करेगी घेराव। तैयारियों को लेकर किया गया बैठक का आयोजन। सेवानिवृत्त रोडवेज कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। 6 सूत्री मांगों को लेकर मुख्य प्रबंधक को सौंपा ज्ञापन। घर घर औषधि योजना को लेकर मंगलवार को टाउन स्थित वन विभाग कार्यालय में आयोजित हुई ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला। वैक्सीनेशन ड्यूटी से मुक्त करने की मांग को लेकर मंत्रालय कर्मचारियों ने मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और अब समाचार विस्तार से। मिड डे मील कार्यकर्ताओं की 8 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे सीटू के पदाधिकारी उस समय खफा हो गए जब जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए उन्हें कलेक्टर चैम्बर के बाहर कुछ देर के लिए इंतजार करना पड़ा। नाराज सीटू पदाधिकारी जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की बजाय उनके चैम्बर के बाहर दीवार पर चस्पा कर चले गए। नारी शक्ति का अपमान करने वाला कलेक्टर मुर्दाबाद। नारी शक्ति का अपमान करने वाला कलेक्टर मुर्दाबाद। मिड डे मील कार्यकर्ताओं को 24,000 रुपए न्यूनतम वेतनमान देने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे केंद्रीय ट्रेड यूनियन सीटू के पदाधिकारी उस समय खफा हो गए जब जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के लिए उन्हें कलेक्ट्रेट के चैम्बर के बाहर इंतजार करना पड़ा। सीटू पदाधिकारियों ने कलेक्टर के चैम्बर के बाहर मौजूद पुलिसकर्मियों पर महिलाओं के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करने का भी आरोप लगाया। नाराज सीटू पदाधिकारियों ने चैम्बर के बाहर जिला कलेक्टर मुर्दाबाद के नारे लगाए और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने की बजाय उनके चैम्बर के बाहर दीवार पर मांग पत्र चस्पा कर दिया। इस दौरान जब नारेबाजी हो रही थी तो कलेक्ट्रेट परिसर के कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों से बाहर आ गए। सीटू नेताओं की ओर से जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करने की चेतावनी देकर वहां से चले जाने के बाद माहौल शांत हुआ। इससे पहले सीटू नेता जिला कलेक्ट्रेट में मिड डे मील कार्यकर्ताओं के साथ ज्ञापन सौंपने पहुंचे। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते देश के मेहनतकश लोग भारी पीड़ा झेल रहे हैं। महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति ने गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। पिछले लंबे समय से कोरोना के चलते स्कूलों में बच्चों का आना बंद है। आगामी दिनों कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका बनी हुई है। बेशक स्कूल बंद है परंतु सरकार व विभाग के निर्देशानुसार मिड डे मील कार्यकर्ताओं ने लाभार्थी बच्चों को घर घर राशन पहुंचाया है। स्कूलों में शिक्षकों व अन्य स्टाफ की भारी मदद की है परंतु अब मिड डे मील कार्यकर्ताओं को स्कूल में बच्चे कम होने का बहाना बनाकर नौकरी से निकाला जा रहा है। मिड डे मील वर्कर्स को मात्र 1300 रुपए तनख्वाह मिल रही है, वह भी कोरोना काल के चलते पिछले 6 माह से तनख्वाह नहीं मिली है। आर्थिक संकट में मिड डे मील कार्यकर्ताओं को भी मदद की जरूरत है। वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है, उसमें कम बच्चों वाले स्कूलों को बंद किया जा रहा है। इससे एक तरह से मिड डे मील कार्यकर्ताओं का रोजगार छीन जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने एक पत्र जारी कर कहा कि मिड डे मील के भोजन बनाने की लागत के पैसे को डीबीटी के जरिए बच्चों या उनके अभिभावकों के खाते में सीधा डाला जाएगा। इसके माध्यम से सरकार ने अपना रुख जाहिर किया है कि भविष्य में इस पूरी योजना को बंद किया जा सकता है। वक्ताओं ने कहा कि कोरोना के चलते बच्चों में कुपोषण का संकट अधिक बढ़ा है। ऐसे में इस योजना को डीबीटी के जरिए करना बच्चों के हालात अधिक खराब करने के समान है। इसके अलावा इसके चलते देश की 25 लाख मिड डे मील वर्कर्स का रोजगार भी दांव पर लग जाएगा। इस मौके पर रघुवीर वर्मा, बीएस पेंटर, सुरेंद्र शर्मा, बहादुर सिंह चौहान के अलावा मिड डे मील कार्यकर्ता मौजूद रहे। आह्वान पर भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के मिड डे मील के जो हमारी यूनियन है उसके कार्यकर्ता आज पूरे देश के राष्ट्रीय आह्वान पर यहाँ ज्ञापन देने के लिए अपनी मांगों का आए थे। यहाँ पर पुलिस के कर्मचारी खड़े हैं। इनके कहने के बाद हमारे साथी ज्ञापन देने के लिए गए, लेकिन आज हमने पहली बार देखा है कि एक कलेक्टर जो पूरे जिले का मालिक है वहां 20 मिनट महिलाएं खड़ी रही और वो अपने अंदर लगे रहे। हमने कहा ज्ञापन ही देना है, बड़ी गर्मी का समय है, पसीनो पसीन हो रखा है, महिलाएं बड़ी दुखी है, आप ज्ञापन लीजिए। आपकी सत्र की कोई मांग ही नहीं है, मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन है, आपको ज्ञापन भेजना है, बात इतनी सी है। लेकिन करीब 20 मिनट तक वहां खड़े रहे और जब अंदर जाने की बात आई तो वहां जो खड़े हैं उनके पुलिस के कर्मचारी उन्होंने अभद्र भाषा का महिलाओं के साथ प्रयोग करा, जिसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और एक चेतावनी देके जा रहे हैं आज की जल्द ही इस कलेक्टर पर आएंगे और देखेंगे कि इस कलेक्टर की हैसियत क्या है जो महिलाओं के साथ इस तरीके की बदसलूकी के आगे कर्मचारी के। नारी शक्ति का सम्मान हम ही कह रहे थे कि मोदी सरकार नारी शक्ति का सम्मान कह रही है, उसका नुमाइंदा नहीं कर रहा है तो मोदी सरकार कहां से करेगी।
ਸਾਡੇ ਫੇਰ ਰੁਕ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ? ਪਰ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੋਸ਼ਣ ਕੁੱਕ ਹੈਲਪਰ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਪੋਸ਼ਣ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਲੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੁੱਦਾ ਮੂਲ ਚੱਕਣਾ पैना ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ। आज CI2 के संयुक्त फेडरेशन के आह्वान पर राष्ट्रीय कार्यक्रम था आशा मिड डे मील वर्कर्स का, जो स्कूलों में खाना बनाने का काम करती हैं। उनको मात्र 100 रुपये की तनख्वाह मिल रही है और वो भी 6 महीने से कोरोना काल के चलते मिली नहीं। उसी के साथ एक सरकार योजना लेके आ रही है, उस योजना के अंतर्गत वो डायरेक्ट जो पैसा है वो उसके छात्रों के खाते में डालेंगे। जैसा कि उन्होंने केंद्र सरकार ने गैस की सब्सिडी के वक्त कहा था कि ये जो सब्सिडी खाते में जाएगी इससे कालाबाजारी बंद होगी, लेकिन आज आप देख रहे हैं अनुभव से कि 8 रुपये 55 पैसे ही गैस की सब्सिडी आ रही है। सब्सिडी नाम की चीज खत्म हो गई। तो सरकार ये जो काम कर रही है, ये इस योजना को खत्म करने का काम कर रही है। पैसे डायरेक्ट उनके घरों में परिवारजनों के खाते में जाएंगे तो वो बच्चों को सुविधा, वो जो पौष्टिक आहार है वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि घर में 100 हजारों बीमारियां हैं। वो गरीब आदमी से वो पैसा अपनी जरूरत में खत्म हो जाएगा, न कि बच्चों की। तीसरा हमारा एक और कहना है कि अभी फ्रंटलाइन कोरोना फ्रंटलाइन जो वर्कर्स हैं उनको सरकार 50 लाख रुपए मुआवजा दे रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि इस कोरोना काल में जिन लोगों ने भी, चाहे वो आशा थी, मिड डे मील के थे, योजना कर्मी थे, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे वो दूसरे लोग, उन तमाम लोगों के जो लोग कोरोना में उनके तो करते हुए कोई अगर खत्म हुआ, एक्सपायर हो गया, तो उसके परिवार को भी 50 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी बड़ी सेवा की है। सरकारी कर्मचारियों तो 8 घंटे काम किया, उन्होंने 24 घंटे उनसे काम लिया गया है। और इसी के साथ ये जो अभी जो बना खाना 300 बच्चों का खाना 400 एक ब्याह की शादी की पार्टी में भी अगर हम खाना बनाने वाले को लेके आए तो वो 3000 रुपए लेते हैं, जिसमें 300-400 से लोग ज्यादा नहीं होते। ये रोजाना 400-500 लोगों का बच्चों का खाना बना रही है, तो बड़ी है ये भयावह स्थिति है जो सरकार कह रही है। दूसरा 1300 रुपए, आप क्या समझते हो 1300 रुपए? आने जाने का किराया भाड़ा नहीं पूरा होता 1300 रुपए से। हमारी मांग है कि न्यूनतम वेतन जो 24,000 रुपए इनका किया जाए, और जब तक नहीं ये हो रहा तब तक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार समान काम समान वेतन, जिसको सरकार केंद्र की सरकार लागू नहीं करी, ये हमारी मांगे हैं। और अभी आज के इस कार्यक्रम के बाद में जैसा प्रशासन का रवैया व्यवहार महिलाओं के प्रति रहा है, कलेक्टर ने ज्ञापन नहीं लिया और अंदर बैठे रहे, उनके कर्मचारियों ने भी शालीनता से महिलाओं के साथ बात नहीं की। इसको लेकर और इन मांगों को लेकर दोबारा हम भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के तमाम मजदूर, तमाम लोग दोबारा यहाँ कलेक्टर ऑफिस पर घेराव डालेंगे, जब और किसी भी सूरत में महिलाओं का अपमान सहन नहीं करेंगे। जिला प्रशासन ने एसकेडी विश्वविद्यालय के तत्वाधान में कोरोना जन जागृति के लिए मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट से कोरोना जन चेतना रथ को रवाना किया गया। जिला प्रशासन व श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के तत्वाधान में कोरोना जन जागृति के लिए मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट से कोरोना चेतना रथ यात्रा को रवाना किया गया। जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान खुशहाल दास विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन दिनेश जुनेजा, व्याख्याता छतरसाल सिंह राघव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस रथ के जरिए हनुमानगढ़ उपखंड के लोगों को कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर कर सभी को वैक्सीनेशन करवाने के साथ कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने के लिए सचेत किया जाएगा। इस मौके पर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि एसकेडी विश्वविद्यालय की ओर से पूर्व में भी यह निर्णय लिया गया था कि कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। विश्वविद्यालय प्रबंधन के इस निर्णय से ऐसे बच्चों को काफी मदद मिलेगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि आज एसकेडी विश्वविद्यालय के सहयोग से कोरोना जन चेतना रथ को जिला कलेक्ट्रेट से रवाना किया गया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन की ओर से अन्य उपखंडों में भी रथ चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले लोगों में कोविड वैक्सीनेशन के प्रति ज्ञान का अभाव था, लेकिन अब उनमें जागरूकता बढ़ी है। इस कारण जितनी वैक्सीन की डोज जिले को मिल रही है वह उसी दिन लग रही है। 2 दिन पहले ही जिले में 45,000 से अधिक वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में वैक्सीनेशन व कोरोना के प्रति जन चेतना आ रही है। लोग वैक्सीनेशन की महत्ता को समझ रहे हैं। जिला कलेक्टर ने जनता से अपील की कि अभी भी कोरोना महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। लोगों को अभी भी कोविड प्रोटोकॉल की पालना करना जरूरी है। विश्वविद्यालय के व्याख्याता छतरसाल सिंह राघव ने कहा कि जल्द ही जिले के सभी 7 उपखंडों के लिए कोरोना जन चेतना अलग अलग दिवस को रवाना किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर ऐसी अवधारणा बन चुकी है कि वैक्सीन लगवाने से शरीर में कई तरह के विकार आ जाएंगे। ऐसे लोगों में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इस मौके पर उपखंड अधिकारी कपिल यादव, पीआरओ सुरेश बिश्नोई, कांग्रेस नेता भूपेंद्र चौधरी, मोहित बलाडिया, रामनिवास मानन, भारतेंदु सैनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
आज हनुमानगढ़ जिले में एक श्री खुशहालदास विश्वविद्यालय यहाँ एक संचालित हो रहा है। विश्वविद्यालय के द्वारा पहले तो ये इनिशिएटिव लिया गया था कि कोरोना काल के दौरान जितने भी बच्चे अनाथ हो गए उनको विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, जो मैं समझता हूँ कि इन परिवारों के लिए बहुत ही बड़ी हेल्प होगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए इन ऐसे बच्चों के लिए जो अनाथ हो गए या विधवाओं के जो बच्चे हैं उनके लिए भी मुख्यमंत्री कोरोना सहायता के तहत पूर्ण पैकेज की घोषणा की गई है, जिसमें विधवा को तुरंत सहायता 1 लाख रुपए की मिलती है, 1500 रुपए की विधवा पेंशन शुरू हो जाती है, और जो बच्चे होते हैं उनको 2500 रुपए प्रति महीना जब तक वो 18 साल तक के होंगे तब तक मिलेंगे, और जब 18 साल के हो जाएंगे तब 5 लाख रुपए उनको एक मुश्त मिलेंगे। तो ये कोरोना जैसी महामारी के कारण जिन परिवारों ने अपने मुखिया को खो दिया या जो बच्चे अनाथ हो गए उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से बहुत बड़ी सहायता है। और आज एक जन चेतना रथ को हम कलेक्ट्रेट से रवानगी कर रहे हैं, जो श्री कुशालदास विश्वविद्यालय की तरफ से अन्य उपखंडों में भी विभिन्न रथ चलाए जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि वैक्सीनेशन के प्रति और कोरोना के प्रति, पहले वैक्सीनेशन के प्रति लोगों में थोड़ा ज्ञान का अभाव था, लेकिन अब अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है और जितने टिक्के अपने जिले को मिल रहे हैं वो उसी दिन शाम को पूरे कंज्यूम हो जाते हैं। परसों भी एक रिकॉर्ड बनाया था कि जिले में 45,000 से भी अधिक वैक्सीन लगाई गई है। तो लोगों में चेतना आ रही है, लोग समझ रहे हैं, इसके इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। साथ में ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की अभी पालना करना जरूरी है, क्योंकि विभिन्न माध्यम ये बता रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना है। विभिन्न विकसित देशों में भी तीसरी लहर को देखने को मिल रहे हैं, कोरोना केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा सभी लोगों से कि जब भी वो पब्लिक प्लेसेज पे जाएं, कहीं पे भी जाएं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि हमेशा मास्क लगाना, हाथों को सैनिटाइज करना, दूरी बनाए रखना, इसकी पालना जरूर करें, ताकि हम अपने समाज को, सब लोगों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाएं। श्री कुशालदास विश्वविद्यालय एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आज कोरोना जन जागृति हेतु एक रथ संचालित हनुमानगढ़ उपखंड के लिए किया गया है। इसी प्रकार से जिले के 7 उपखंड में विभिन्न दिवसों के अंदर हमारे रथ संचालित होंगे, जिससे कोरोना के प्रति लोगों के बीच में जो एक अवधारणा ऐसी बन चुकी है कि कोरोना का इंजेक्शन लगाने से हमारे किस तरह के शरीर में विकार आ जाएंगे, उनके निदान के लिए या उन जागृति के रूप में हम एक अभियान चला रहे हैं। इसके लिए पंपलेट और पोस्टर भी बनाया गया है कि कोरोना इंजेक्शन लगवाने से या टीका लगवाने से किसी भी प्रकार का शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होगा। इसी क्रम में आज जिला कलेक्टर महोदय ने हमारे यहाँ से रथ को संचालित करने का शुभारंभ किया और यह 2 दिन हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन में घूमेगा। इसके बाद में तहसील हेडक्वार्टर के ऊपर ये रथ संपर्क करते हुए वहाँ के आम पब्लिक के बीच में पोस्टर एवं पंपलेट वितरण किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों को सिंचाई पानी देने सहित विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर 22 जुलाई को पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। इस संदर्भ में आज एक बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से किसानों को सिंचाई पानी देने की मांग व प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ 22 जुलाई को पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। इससे पहले सुबह 10 बजे नई धान मंडी में सभा की जाएगी। घेराव प्रदर्शन को लेकर मंगलवार को हनुमानगढ़ विधानसभा के चारों मंडलों की बैठक जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे प्रदेश भर की बहनों की सुरक्षा एवं बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार को चेताने का कार्य करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है, वे दोनों भूमिकाओं में प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम सिद्ध हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के शासनकाल में महिला अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। राजस्थान में महिलाएं न अस्पताल में सुरक्षित हैं, न एम्बुलेंस में, न ही थानों में और न ही सड़कों पर सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की छवि शांति प्रिय रही है और जहाँ महिलाओं की देवियों की तरह पूजा जाता है, वहाँ वर्तमान सरकार के राज में राजस्थान न शांति प्रिय रहा और न ही महिलाओं का मान सम्मान सुरक्षित रहा। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश में दलित बहन बेटियों व महिलाओं पर भी अत्याचार के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। बैठक में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि गहलोत सरकार किसानों के संपूर्ण कर्जा माफी की घोषणा करके सत्ता में आने के बाद भी अब तक किसानों का कर्जा माफ नहीं कर पाई है। मुख्यमंत्री के पास सिंचाई विभाग होते हुए भी पिछले 5 महीनों से नहरों में पानी नहीं है। इस वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं और किसानों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। बैठक में नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया, राजकुमार तंवर, पवन
श्रीवास्तव, विजय झाजड़ा, दीपक खाती, राजेंद्र चौधरी, जसपाल सिंह, राजेश मिड्डा, सुरेश महायच, बजरंग भाटी, जीवन गर्ग, विजय कुमार, केवल कुमार, मुकेश सोनी, शिवपाल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। विशेष तौर से मैं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक हेल्पलाइन स्थापित करें मंडल अध्यक्ष जी ने और सब आप कार्यकर्ताओं ने 4000 लोगों से उनसे उनका दुख दूर करने का प्रयास किया। जो हॉस्पिटल में भर्ती थे उनके घर तक दवाई, उनको अन्य कोई सुविधा, इस तरह का कार्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। आज भारतीय जनता पार्टी हनुमानगढ़ जंक्शन नगर और हनुमानगढ़ जंक्शन देहात और हनुमानगढ़ टाउन देहात की और हनुमानगढ़ शहर की चारों मंडलों की अलग अलग बैठक हुई और पूरे जिले में मंडलों की बैठक आज करीब करीब सभी जगह हो जाएगी। और 22 तारीख को 22 जुलाई को सरकार की जन विरोधी नीति, किसान को सिंचाई का पूरा पानी देने, बिजली में बढ़ी दरों को वापस लेने और प्रदेश में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर, बेरोजगारों को रोजगारी भत्ते को लेकर, इन सब तमाम बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 22 तारीख को कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी। इसको लेकर आज सभी बैठकें हुई है और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन इस सरकार, प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ किया जाएगा। मां बेटी की ओर से मंदबुद्धि बालिका को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाने और वहां 3 लड़कों के साथ गैंगरेप करवाने के मामले में मंगलवार को उस समय नया मोड़ आ गया जब आरोपी पक्ष ने पुलिस अधीक्षक के सामने पेश होकर प्रकरण को मनगढ़ंत बताया। बाल कल्याण समिति सदस्यों के साथ एसपी से मिले आरोपी पक्ष ने मामले की सही तरीके से जांच करवा न्याय दिलवाने की गुहार लगाई है। मां बेटी की ओर से मंदबुद्धि बालिका को बहला फुसलाकर अपने घर ले जाने और वहां कमरे में बंद कर 3 लड़कों के साथ गैंगरेप करवाने के मामले में मंगलवार को उस समय नया मोड़ आ गया जब आरोपी पक्ष ने पुलिस अधीक्षक के सामने पेश हो प्रकरण को मनगढ़ंत बताया। बाल कल्याण समिति सदस्यों की अगुवाई में एसपी से मिले आरोपी पक्ष ने मामले की सही तरीके से जांच कर न्याय दिलवाने की गुहार लगाई। बाल कल्याण समिति ने भी सामूहिक दुराचार के इस मामले को प्रारंभिक जाँच में झूठा बताया था। बाल कल्याण समिति सदस्य विजय सिंह चौहान व प्रेमचंद शर्मा ने एसपी को बताया कि मामला संज्ञान में आने पर समिति ने जांच शुरू की तो प्रारंभिक जांच में गैंगरेप का मामला झूठा होने की बात सामने आई। आस पड़ोस के लोगों ने भी कुछ इस तरह की जानकारी नहीं दी जिससे दुष्कर्म होने की बात सामने आई हो। उन्होंने एसपी को बताया कि यह बात सामने आई है कि दुष्कर्म का आरोप लगाने वाले मंदबुद्धि बालिका के नाना ने जिन माँ बेटियों पर अपनी धोती को बहला फुसलाकर घर से ले जाने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करवाया, वे खुद उनके घर गए थे और उनके साथ मारपीट की थी। जिस परिवार के साथ मारपीट की उन्होंने मारपीट करने के आरोप में मामला दर्ज करवाने के लिए 12 जुलाई को टाउन पुलिस थाना में प्रार्थना पत्र सौंपा था, लेकिन पुलिस ने जांच करवाने की बात कह मामला दर्ज नहीं किया। इसके अगले ही दिन 13 जुलाई को मंदबुद्धि बालिका के नाना ने विधिक राय लेकर दुष्कर्म के आरोप में झूठा मुकदमा महिला पुलिस थाना में दर्ज करवा दिया। बाल कल्याण समिति सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक से इस मामले की सही जांच करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले में निर्दोष न फंसे, इसलिए मामले की सही तरीके से जांच कर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाना चाहिए। एसपी प्रीति जैन ने समिति व आरोपी पक्ष को आश्वस्त किया कि प्रकरण की निष्पक्षता से जांच करवाई जाएगी, किसी निर्दोष को नहीं फंसाया जाएगा। इस मौके पर बाल कल्याण समिति सदस्य अनुराधा सहारण, अश्विनी शर्मा व आरोपी पक्ष की तरफ से किरण मौजूद थी। मैंने उनको कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं टमाचा पर लेटा हुआ रहा, रसोई के ऑपरेशन कराया, उन्होंने आकर मुझे मारपीट किया, झूठा उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया मुझे ने कि बेकार करवाया। मैंने कुछ भी नहीं कराया उनके साथ ने, मेरे बुरी तरह को उन्होंने मेरे को इल्ज़ाम लगा दिया, झूठा मुकदमा ने बना दिया, केस में बना दिया मेरे साथ। आज जिस प्रकरण में हम एसपी मैडम से मिलने के लिए आए हैं वो बिल्कुल झूठा मामला लग रहा है। किसी गरीब की इज्जत को उछाला जा रहा है उसके अंदर। ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा है। किसी आपसी रंजिश की वजह से इस मामले को तूल दिया जा रहा है और हम पूरा इस मामले को पूरा न्याय संगत तरीके से एसपी मैडम पूरा न्याय करेंगी, इस बात का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा तर्कसंगत मामला उतरेगा। विभिन्न मांगों को लेकर RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने मंगलवार को रोडवेज बस डिपो में एक दिवसीय सांकेतिक धरना देकर प्रदर्शन किया।
बकाया भुगतान करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने मंगलवार को रोडवेज बस डिपो में 1 दिवसीय सांकेतिक धरना देकर प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के बाद मुख्य प्रबंधक को 6 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। इस मौके पर एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 60 माह से बकाया ग्रेजुएटी, बकाया एरियर, राजपत्रित अवकाश, अधिश्रम भत्ता का भुगतान नहीं किया गया है। बकाया भुगतान नहीं होने के कारण घर चलाना मुश्किल हो गया है, इसलिए बकाया ग्रेजुएटी, बकाया एरियर, राजपत्रित अवकाश, अधिश्रम भत्ता का भुगतान शीघ्र किया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की CPF पेंशन 58 वर्ष पूर्ण होने के बाद लागू हुई है, उनकी पूरी सूची संबंधित शाखा से बनाकर ज्यादा हुई कटौती के एरियर का भुगतान भी करवाया जाए। उच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में मुख्यालय स्तर से बकाया रात्रि श्रमों के भुगतान के लिए हुए आदेशों के तहत नाइटों के भुगतान का एरियर जल्द बनाकर भुगतान की कार्रवाई की जाए। सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति कर उनके बकाया एरियर सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने कहा कि हनुमानगढ़ से डबवाली मार्ग पर अवैध संचालन हो रहा है। राजस्थान रोडवेज की बसें समय सारणी के अभाव में बंद पड़ी हैं। इस मार्ग की संयुक्त समय सारणी बनाई जाए। धरना स्थल पर एसोसिएशन अध्यक्ष देवदत्त स्वामी, सचिव रामजीलाल, केहर सिंह, गुरचरण सिंह, लक्ष्मी नारायण, मदन सिहाग, रामचंद्र, नेकीराम, बालचंद, बीरबल सहित कई अन्य सेवानिवृत्त कर्मचारी मौजूद रहे। अभी तक कर्मचारियों का, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का बकाया का भुगतान नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हमारा भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारी पेंशन भी नहीं है। CPF वाली पेंशन है, 2-2.5 हज़ार रुपये मिलते हैं। 2-2.5 हज़ार में कोई घर खर्च चलता नहीं है। रोडवेज पैसे दे नहीं रही है। समस्या ही समस्या है। इस चक्कर में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और चीफ मिनिस्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन ड्यूटी से मुक्त करने की मांग को लेकर मंत्रालयिक कर्मचारियों ने राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के बैनर तले समग्र शिक्षा के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्यूटी से मुक्त करने की मांग को लेकर मंत्रालयिक कर्मचारियों ने राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के बैनर तले समग्र शिक्षा के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर महासंघ पदाधिकारियों ने कहा कि विभाग की ओर से शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों की कोविड वैक्सीनेशन में बार-बार ड्यूटी लगाई जाती है। शिक्षा विभाग में जुलाई माह में कार्य एवं प्रवेशोत्सव TC जारी करने व शाला दर्पण पर विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की प्रविष्टियां एवं अन्य गतिविधियां मंत्रालयिक कर्मचारियों की ओर से संपन्न करवाई जाती है। सप्ताह में 2-3 बार वैक्सीनेशन कार्यक्रम दोहराया जाता है। मंत्रालयिक कर्मचारियों की कोविड वैक्सीनेशन के लिए ड्यूटी लगाने से विद्यालयों के उक्त कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों व प्रिंसिपल में विवाद बढ़ रहा है। महासंघ पदाधिकारियों ने मंत्रालयिक कर्मचारियों को वैक्सीनेशन ड्यूटी से मुक्त कर उनकी जगह अन्य विभागों के वरिष्ठ सहायक को लगाने की मांग की है। इसी प्रकार टाउन स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोर्ट स्कूल में मंगलवार को ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुखमेंद्र सिंह ने की। जिला कलेक्टर के आदेशानुसार आयोजित समिति की बैठक में नामांकन, प्रवेश उत्सव, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण, स्माइल आओ घर में सीखें सहित शिक्षा विभाग के अन्य सभी कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही संस्था प्रधानों को सरकार के निर्देशानुसार कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए योजनाओं को क्रियान्वित करने के बारे में बताया गया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हनुमानगढ़ द्वितीय दीपक कुमार वीडा, रोहिताश कड़वासरा, RP महेंद्रपाल सिंह, अतिरिक्त परियोजना अधिकारी समसा सुरेंद्र रॉयल, वरिष्ठ व्याख्याता मधुबाला, प्रधानाचार्य मंजू यादव व अनिता शर्मा सहित ब्लॉक हनुमानगढ़ के सभी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान मौजूद रहे। सबसे पहले तो ये है कि हमें ये चीज को समझना होगा कि पीओ स्कूल ही में काम नहीं करना, उसको पूरे पंचायत क्षेत्र में काम करना है। और वो जो छोटे स्कूल है उनकी भी मॉनिटरिंग होती है, तो उनकी जो मीटिंग वगैरह, सबसे बड़ा बात यह है कि काम तो आदमी इच्छा से करता है, लेकिन ये हमारी ड्यूटी बनती है कि उसको इस पूरे प्रक्रिया की जानकारी हो, ये पहुंचाना हमारा काम है। तो जैसे ही आप लोगों की पीओ के लिए मीटिंग होती है तो जो अपना 20 जून वाला जो परिपत्र है वो परिपत्र उन तक पहुंचाएं। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन में ब्लॉक स्तरीय निष्पादन समिति की बैठक हुई। श्रीमान CBO साहब की अध्यक्षता के अंदर बैठक हुई। तो आज जो मकसद होता है सर, जिला कलेक्टर साहब के आदेशानुसार ये बैठक आयोजित की जाती है। इसमें नामांकन, प्रवेशोत्सव, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, स्माइल 3.0, आओ घर में सीखें, सभी कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा की गई और समस्त संस्था प्रधान माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्लॉक हनुमानगढ़ के उपस्थित रहे, जिनको पूरी बातें बताई गई और जो सरकार की गाइडलाइन है कोविड के निर्देशानुसार
सारी योजनाओं को किस तरह से क्रियान्वित करना उसके बारे में विस्तार से बताया गया। आज शिक्षा विभाग के मंत्रालय कर्मचारी इस विद्यालय में मीटिंग थी, श्रीमान सीबीओ साहब से हम मिलने आए थे। उनको ये अवगत कराया गया कि शिक्षा विभाग के कार्यक्रम जो मंत्रालय कर्मचारी है उनकी जो वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है, टीकाकरण का कार्यक्रम जो इसमें कोविड-19 में, तो उसके तहत इनकी बार बार सप्ताह में 3-4 बार ड्यूटी लगाई जाती है। तो इस दौरान जो सप्ताह में जो है टीसी का कार्यक्रम, प्रवेश महोत्सव और अन्य कार्य जो है वो प्रभावित होते हैं और प्रिंसिपल से इनके दबाव में जो कार्य करना पड़ता है इनको, कि प्रिंसिपल ये कहते हैं विद्यालय में नहीं आए क्योंकि ये वैक्सीन नहीं होते हैं। तो इस चीज को लेकर विवाद बढ़ रहा है। तो हमने सीबीओ साहब को इस अवगत कराया है कि शिक्षा विभाग के मंत्रालय कर्मचारियों को टीकाकरण से मुक्त किया जाए, क्योंकि सप्ताह में 4 बार जो दोहराई जाती है कार्यक्रम, तो उसमें अन्य विभागों के कर्मचारियों की जो कनिष्ठ सहायक है उनको लगा दी जाए, क्योंकि हनुमानगढ़ में जो है वो जिला हेडक्वार्टर पर काफी कर्मचारी संख्या मौजूद है। तो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को न लगा करके अन्य कर्मियों को लगाए थे। इस मांग को लेकर के आज हम जो है इसकी एकत्रित होकर के सीबीओ साहब को ज्ञापन दिया है और उस संबंध में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय से हम मुलाकात करेंगे। सामान लिया है हमने, वहाँ थोड़ी देर में जाएंगे। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। घर घर औषधि योजना को लेकर मंगलवार को टाउन स्थित वन विभाग कार्यालय में ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वन विभाग की महत्वाकांक्षी योजना घर घर औषधि योजना को लेकर मंगलवार को टाउन स्थित वन विभाग के कार्य परिसर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कार्यशाला में योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं आयुर्वेद विभाग की ओर से औषधीय पौधों, तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा के लाभ के बारे में जानकारी दी गई। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को ब्लॉक कार्यालय टाउन में, इसके अलावा पीलीबंगा में, रेंज कार्यालय रावसर टिब्बी में, 22 जुलाई को सीतामढ़ी हेड में, 23 जुलाई को संग्रिया ब्लॉक में, इसके अलावा नोहर और भादरा ब्लॉक में संबंधित पौधशालाओं में कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। कार्यशाला का समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रखा गया है। तुलसी और इसका रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है गिलोय का तो, लेकिन अश्वगंधा और कालमेघ इसका रिजल्ट कम है। कालमेघ का तो बिल्कुल ही कम है। कालमेघ क्या है कि इस एरिया का पौधा भी नहीं है। तो पौधे लेके जाएं तो उसका नाम, वाहन संख्या, मोबाइल नंबर, हस्ताक्षर वगैरह सब करा के उसको पौधे दिए जा रहे हैं। आगे ये स्कूलों में रखाएंगे। 349 स्कूलों की लिस्ट बनाई है कलेक्टर साहब ने, तो वहाँ स्कूलों से आगे ये डिस्ट्रीब्यूट करें। तो अपने को क्या है कि जो भी आए अपने पास उसको थोड़ा कन्विंस करना है। डॉक्टर साहब ने बताया भी इतने प्रोडक्ट हैं, इनमें इतने गुण हैं। समस्या क्या है कि हिंदुस्तान के अंदर इंडिजिनस प्रोडक्ट जो हमारा है, यहाँ का है, वो बेकार है। जो बाहर का है वो बहुत अच्छा है। हम कनाडा जाएंगे वो बहुत अच्छा है। ये अमेरिका से आया हुआ प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छा है। हमारे यहाँ बना हुआ ये अच्छा नहीं है। इसके पीछे हमारी खुद की मानसिकता और बड़ी कंपनियों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। आज एक मैं जूता पहनता हूँ,
उस पर एडिडास का टैग लगा हुआ है या स्केचर का टैग लगा हुआ है। मुझे पता है ये 4000 का 5000 का, आपको भी पता है स्केचर का महंगा होगा, मैं उस टैग को हटा देता हूँ। कल के जिला स्तरीय कार्यशाला थी हमारे वन विभाग के जंक्शन स्थित ऑफिस में, और उसमें क्या है कि डीएफओ साहब भी थे, डॉक्टर साहब भी थे, और अब उसी क्रम में ये लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार हेतु ब्लॉक स्तरीय कार्यशालाएँ रखी गई हैं, जिसमें आज हनुमानगढ़ टाउन, पीलीबंगा और राउतसर 3 जगह की कार्यशाला, और अभी क्या है कि 22 तारीख को मसीतावाड़ी हेड और संगरिया 2 जगह कार्यशाला है, 23 तारीख को थालेड़ का और बागरा 2 जगह कार्यशाला है। इस कार्यशाला में डॉक्टर तीरथ शर्मा जी आयुर्वेद चिकित्सक आए हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से इन चारों प्रजातियों के गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और कालमेघ, इन चारों प्रजातियों के फायदे के बारे में और इनको सेवन की विधि के बारे में, इनका कौन कौन सा पार्ट यूज़ में आता है, इस बारे में इन्होंने बहुत विस्तृत जानकारी दी। और इसके अलावा क्या है कि लोगों में प्रचार प्रसार करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इन पौधों का वितरण कैसे किया जाएगा, इस बारे में ये हमारे कालूराम गोदारा जी पंचायत समिति प्रधान ये आए हैं, और ये आगे वितरण में हमें पूरा सहयोग देंगे। इनका वितरण का एक्चुअल में काम मुख्यतः इन्हीं से संबंधित है। आज का ये कार्यक्रम राजस्थान सरकार के घर घर औषधि योजना के तहत अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी और कालमेघ, इन 4 पौधों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ये कार्यशाला रखी गई है। वन विभाग के सहयोग से ये सारा कार्यक्रम आयोजित हुआ है, और इसके अंदर इसके औषधीय गुणों को आयुर्वेद विभाग की तरफ से आम जन को बताया जा रहा है कि सामान्य बीमारियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए और मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए तुलसी, अश्वगंधा, कालमेघ और गिलोय किस प्रकार से कारगर है, इसके बारे में आज विस्तार से बताया गया। और अब इसको आगे वितरण करने की वो सारी व्यवस्थाएं वन विभाग की तरफ से तैयार की जा रही है। तो सरकार की ये मंशा है कि आम आदमी के स्वास्थ्य पर जो खर्च हो रहा है वो उसको पैसा भी बचे, स्वास्थ्य भी सही रहे और इम्यूनिटी पावर भी बढ़े। गत दिवस जोड़किया फाटक के पास चूड़ी से भरी ट्रैक्टर ट्राली पलटने से हादसे का शिकार हुए मृतक रेहड़ी चालक के शव का मंगलवार को टाउन स्थित राज्य चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया गया। गत दिवस जोड़किया फाटक के पास ट्रैक्टर ट्राली की टक्कर से अकाल मौत का शिकार हुए रेहड़ी चालक के शव का मंगलवार को टाउन स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव को उसके परिजनों को सौंप दिया। इस संदर्भ में महेंद्र राम पुत्र केवलम निवासी वार्ड नंबर 7 सुरेश ने बताया कि उसका बेटा सतीपुरा बाईपास पर गोलगप्पों की रेहड़ी लगाने का काम करता था। वह हादसे के वक्त रेहड़ी लेकर जा रहा था तो अचानक जोड़किया फाटक के पास पीछे से आए ट्रैक्टर ट्राली ने ओवरटेक करते हुए उसकी रेहड़ी को टक्कर मार दी, जिससे की रेहड़ी पलट गई तथा महेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे आसपास के लोगों ने जिला अस्पताल में पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। टाउन थाना के एसआई नाथूलाल ने बताया कि मौके से ट्रैक्टर चालक अपने ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली जब्त कर ली है। लापरवाह ट्रैक्टर ट्राली चालक की तलाश जारी है। मृतक रेहड़ी चालक महेंद्र राम के परिजनों ने इंसाफ की मांग की है। ये कल दिनांक 19/7/2021 को शाम करीब 4-5 बजे के बीच की बात है। परिवादी केवल ने बताया कि मेरा लड़का महेंद्र, उम्र करीब 26 साल, जो रेडी लेकर के जा रहा था। वो जो रेडी लेकर के सैन धर्मशाला के पास सड़क काम पर पहुंचा तो पीछे से एक ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने पीछे से इसके टक्कर मार दी। टक्कर मारने से ट्रॉली पलट गई और पलटने से इसके चोटें लगी। चोटें लगने से इसकी महेंद्र कुमार की मौत हो चुकी है, जिसका प्रकरण दर्ज किया जा चुका है। वह राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन में डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जा चुका है। वह लाश से अंतिम संस्कार हेतु वर्षार की सुपुर्द की गई। प्रकरण में एक्सीडेंट की धारा 279, 304 आईपीसी में दर्ज किया गया। ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही व तेज गति से चला करके रेडी चालक के पीछे से टक्कर मारी, जिससे रेडी ट्रॉली पलट गई और पलटने से नीचे दबने से व चोट लगने से मृतक की मौत हो गई। अभी ट्रैक्टर चालक नहीं आया है। ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह है जो वजह सूत वो थाने में ले आए, लेकिन ट्रैक्टर चालक अभी नहीं आया, उसकी तलाश जारी है। मंगलवार को जंक्शन के वार्ड नंबर 50 स्थित सिंचाई विभाग के विश्राम गृह के पार्क में पौधारोपण किया गया।
नगर परिषद की ओर से 21 जून से 2 अक्टूबर तक चलाए जा रहे पौधारोपण अभियान के तहत मंगलवार को जंक्शन के वार्ड नंबर 50 में सिंचाई विभाग के विश्राम गृह के पार्क में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर बोलते हुए पार्षद प्रतिनिधि ने कहा कि पौधारोपण के माध्यम से हम प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। हम सभी जनमानस को पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा निष्ठा से निभाने का मौका मिला है। पौधारोपण से ही पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और पर्यावरण से मानव स्वस्थ रहेंगे। वहीं इस मौके पर वार्ड पार्षद रणजीत कौर, जगजीत बराड़, महेंद्र भादु, अशोक शर्मा, सुल्तान, रुस्तम, रघुवीर राय सहित अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। पर्यावरण संरक्षण के तहत जो अभियान चलाया गया है 2 अक्टूबर तक, उसके तहत आज नगर परिषद द्वारा पौधे भेजे गए और जिसमें वार्डवासियों ने मेरा साथ सहयोग करके पौधे लगाए। और पौधे जो पेड़ पौधे हैं वो इतने ज़रूरी हैं जो अपने समझ नहीं सकते। ये जो कोरोना महामारी आई है उसमें जैसे ऑक्सीजन की कमी हुई, जो समस्याएं आई, स्वास्थ्य के प्रति जो समस्याएं आ रही हैं, जितना हरा भरा देश रहेगा उतने हरी भरी यहाँ की जनसंख्या रहेगी। मैं समस्त शहरवासियों से आह्वान करना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जो पेड़ लगाए हैं उनका संरक्षण करें, उनका ध्यान रखें। और नगर परिषद का बहुत बहुत धन्यवाद जो घर घर जाकर और वार्डवासियों को जागरूक कर ये पौधे लगा रही है, उनका तहे दिल से धन्यवाद। टाउन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की एनएसएस से जुड़ी छात्राओं ने मंगलवार को कोरोना के प्रति जन जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य को लेकर रैली निकाली। कोरोना वैक्सीनेशन करवाने के लिए आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर सेठ राधा किशन बिहानी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़ी छात्राओं ने रैली निकाली। एनएसएस प्रभारी रचना गोदारा ने बताया कि एनएसएस द्वारा टाउन की लोहिया कॉलोनी, बबूता सीट कॉलोनी तथा अन्य कई बस्तियों को गोद लिया गया है। इन्हीं कॉलोनियों में कॉलोनी वासियों को कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक करने के लिए रैलियां निकाली जा रही है। इस मौके पर रचना गोदारा, प्रभारी तरुणा स्वामी, रजनी जैन, सुरेंद्र बेनीवाल, वीरेंद्र कुमार, राजेंद्र भाटी, रोहित वर्मा सहित अन्य शिक्षक व स्कूल की छात्राएं मौजूद रही। जी, आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ टाउन में एक रैली का आयोजन किया गया जो कि कोरोना वैक्सीनेशन पर थी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए इस रैली का आयोजन किया गया। आज इस रैली का आयोजन बबूता सिद्ध कॉलोनी और एक लोहिया कॉलोनी, ये 2 कॉलोनियाँ हैं, उनमें इस रैली का आयोजन किया गया। इनमें ही ये जो दोनों कॉलोनी हैं, ये दोनों एनएसएस के द्वारा गोद ली गई हैं। इस विद्यालय में 2 यूनिट कार्यरत हैं, इकाई 1 और इकाई 2। तो ये दोनों यूनिट के द्वारा आज इस कोरोना वैक्सीनेशन रैली का आयोजन इस विद्यालय द्वारा किया गया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।